हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे चैनल पर दोस्तों आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग यूपी के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि आखिर योगी जी की गवर्नमेंट आने के बाद यूपी में क्या चल रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो इस टॉपिक पर यह वीडियो है, इसको आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, यही आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। तो चलिए पहले वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना रिव्यू देते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो पहले गरीबी, खराब एडमिनिस्ट्रेशन और अपने खराब हेल्थ केयर के लिए जाना जाता था, जहां सिर्फ गुंडों का शासन चला करता था, और जो स्टेट 22 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ सभी ह्यूमन इंडेक्स में सबसे नीचे आता था, देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में यही उत्तर प्रदेश विकास की नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। आज यूपी में लगभग 33.50 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ ही करोड़ों के मेगा प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, और यूपी आने वाले कुछ ही सालों में अपने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को भी हासिल कर लेगा। लेकिन दोस्तों, जिस स्पीड से यूपी में नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, जिस तरीके से यूपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रही है, ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश 2047 तक भारत का सबसे रिचेस्ट स्टेट बन जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट करने वाले उन सभी सेक्टर्स और प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जो आजादी के 100 सालों के बाद उत्तर प्रदेश को ट्रांसफॉर्म करने के साथ ही भारत का सबसे रिचेस्ट स्टेट बनाने की भी क्षमता रखते हैं। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। दरअसल IAS की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी IQ आपके लिए लाया है P2I, दैट मीन्स प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों, इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी UPSC एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। UPSC सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। CIS लाइव प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप AN लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो इस बैच की टोटल फीस 45,000 की बजाय आप इसे 29,999 का अवेल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोर्स से रिलेटेड PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सपोर्ट्स किसी भी राज्य की आय को बढ़ाने के साथ ही उसकी इकोनॉमी को भी मजबूत करते हैं। आज दुनिया भर में उन्हीं कंट्रीज की तूती बोलती है जो एक्सपोर्ट्स में अपनी मोनोपोली को बनाए हुए हैं। देखा जाए तो भारत में भी वही राज्य सक्सेसफुल हैं जिनकी आय का मुख्य हिस्सा एक्सपोर्ट से आता है। ऐसे में दोस्तों, यूपी गवर्नमेंट इस बात को बहुत अच्छे से जानती है। यूपी गवर्नमेंट ने इसके लिए काम भी शुरू कर दिया है, और इसी का रिजल्ट है कि 2017 में यूपी का एक्सपोर्ट जहां 88,000 करोड़ था, वहीं 2022 तक आते आते ये 1.56 लाख करोड़ हो गया है। साथ ही आने वाले 3 सालों में इसको 3 लाख करोड़ तक पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, यूपी के MSME मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है कि यूपी गवर्नमेंट 15 जगहों से अपने 100 प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट के लिए प्रायोरिटी पर रख रही है। साथ ही उन नए प्रोडक्ट्स को भी तैयार किया जा रहा है जिन्हें रेक्टिफाई कर एक्सपोर्ट्स के लायक बनाया जा सके। साथ ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी कि ODOP स्कीम पर भी जोरों से काम चल रहा है, जिसमें यूपी के एक जिले से एक प्रोडक्ट को चूज कर उसकी ब्रांडिंग किए जाने की योजना है। साथ ही ब्रांडिंग के लिए अन्य देशों के दूतावासों में भी सरकार इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेगी। दोस्तों, इन सब के अलावा एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए इन प्रोडक्ट्स को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी लिस्ट किया जाएगा। यूपी के एक्सपोर्टर्स अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट फॉरेन मार्केट में बेच पाएंगे। सरकार भी अपनी साइड से इसके लिए काफी प्रयास कर रही है, और विदेशों में आयोजित होने वाले ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशन में यूपी के एक्सपोर्टर्स को सरकारी खर्चे पर बाहर भेजा जा रहा है। दोस्तों, बस इतना ही नहीं, यूपी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए साल उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के बजट को दोगुना कर दिया है, और इस योजना के लिए 7 करोड़ का बजट एलोकेट किया है। दोस्तों, इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट ने यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल से अपील की है कि वे उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट्स पर लग रहे एक्स्ट्रा 10% टैरिफ को कम कराएं, जिससे यहाँ के प्रोडक्ट सस्ते होकर बांग्लादेश और कंबोडिया के बने प्रोडक्ट से कम्पीट कर सके। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश के पास कच्चा माल और ह्यूमन रिसोर्स दोनों हैं, जो एक्सपोर्ट्स को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काफी हैं, और इसका परिणाम हम यूपी के बढ़ते एक्सपोर्ट्स में देख भी सकते हैं। और ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यूपी को भारत के रिचेस्ट स्टेट बनाने के लक्ष्य में एक्सपोर्ट्स का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, टूरिज्म किस तरीके से एक क्षेत्र की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है, आप सभी को उसका अंदाजा जरूर होगा। आज दुनिया की कई कंट्रीज की इकोनॉमी सिर्फ टूरिज्म पर ही डिपेंडेंट है, और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की ये खुशकिस्मती रही है कि
उसके पास पहले से ही ताजमहल के रूप में एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन मौजूद रहा है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी यूपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश को फ्यूचर में एक रिलीजियस हब बनाने की तैयारी कर रही है। देखा जाए तो यूपी को रिलीजियस टूरिज्म हब बनाने के लिए गवर्नमेंट अपने बजट का काफी बड़ा हिस्सा अयोध्या, वाराणसी, मथुरा और प्रयागराज जैसी हिंदू आस्थाओं के केंद्रों पर खर्च कर रही है। दोस्तों, प्रयागराज में होने वाले देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ 2025 के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है और अकेले अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा चुके हैं। साथ ही अयोध्या के अलावा वाराणसी, मथुरा और प्रयागराज जैसे धार्मिक स्थलों के लिए पर्यटन से संबंधित सुविधाओं के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। दोस्तों, अयोध्या में ऐतिहासिक सूर्य कुंड के रेनोवेशन का काम हो या फिर राम जन्मभूमि तक जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण परियोजना हो, देखा जाए तो इन सभी कामों के लिए अभी तक 440 करोड़ का बजट एलोकेट हो चुका है। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इंटीग्रेटेड टेम्पल इंफॉर्मेशन सिस्टम विकसित किया गया है, जिसमें श्रद्धालु इन धार्मिक केंद्रों के इतिहास से लेकर यात्रा के लिए बुकिंग जैसी सुविधाओं को भी प्राप्त कर पाएंगे और इसके लिए गवर्नमेंट ने 50 लाख रुपए प्रस्तावित किए हैं। दोस्तों, इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद और उत्तर प्रदेश चित्रकूट धाम तीर्थ के विकास काम के लिए 7 करोड़ का बजट एलोकेट किया है। दोस्तों, बस इतना ही नहीं, वाराणसी में गंगा नदी के तट से काशी विश्वनाथ धाम तक पहुंच बनाने के लिए मार्ग का विस्तार किया गया है, जिसमें 77 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित किया गया है। साथ ही दोस्तों, वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम मंदिर कॉरिडोर का निर्माण लगभग 700 करोड़ रुपए के बजट से किया गया है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी में क्रूज सेवा को शुरू किया गया है। साथ ही वाराणसी और अयोध्या के अलावा कृष्ण नगरी वृंदावन और मथुरा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देखा जाए तो अभी हाल ही में यूपी सरकार द्वारा मथुरा वृंदावन को तीर्थ नगरी घोषित किया गया है, जिसके चलते वहां कई पर्यटक सुविधाएं स्थापित की गई हैं, जिसमें वृंदावन में यमुना नदी के किनारे कालीदा घाट के पास देश का सबसे बड़ा फॉरेस्ट सिटी बनाया जा रहा है। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि वृंदावन में हर साल आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में राज्यों और अन्य देशों से लाखों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। देखा जाए तो हाल के वर्षों में मथुरा और बरसाना में कृष्णोत्सव और रंगोत्सव समारोहों का आकार पहले से बड़े पैमाने पर किया गया है। साथ ही बरसाना में पर्यटकों की संख्या को बढ़ाने के लिए रोपवे का भी निर्माण किया जा रहा है और तीर्थ स्थानों के अलावा आगरा में भी टूरिस्ट की सहूलियत के लिए 488 करोड़ रुपीस के 88 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा उत्तर प्रदेश में टूरिज्म को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए चीफ मिनिस्टर्स टूरिस्ट प्लेसेस स्कीम को शुरू किया गया है, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र में एक प्रमुख पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, देखा जाए तो यूपी गवर्नमेंट यूपी को टूरिस्ट हब बनाकर अपनी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म सेक्टर से लाना चाहती है, जिसके लिए यूपी गवर्नमेंट भरसक प्रयास भी कर रही है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि भविष्य में यूपी अकेले टूरिज्म से जितना रेवेन्यू कलेक्ट करेगा उतना देश के बाकी राज्य मुश्किल से ही कर पाएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे रिचेस्ट स्टेट बनाना है तो इसके लिए यूपी में हर उस इंडस्ट्री की नीड है जो इकोनॉमी को सोनिक स्पीड से बूस्ट करे और देखा जाए तो आईटी इंडस्ट्री उनमें से एक है। दोस्तों, जिस तरीके से कर्नाटक में बेंगलुरु और हरियाणा में गुरुग्राम स्टेट की ओवरऑल इकोनॉमी में अपना रोल निभाते हैं, मौजूदा समय में नोएडा और ग्रेटर नोएडा भी उत्तर प्रदेश के लिए कुछ ऐसा ही रोल निभा रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो 22 करोड़ की जनसंख्या वाले स्टेट में सिर्फ एक आईटी हब से काम नहीं चलेगा। दोस्तों, इसके लिए कम से कम 4 से 5 सेंटर्स की नीड है और इस नीड को यूपी गवर्नमेंट बहुत अच्छे से समझती भी है। दोस्तों, इसीलिए गवर्नमेंट ने नोएडा से अलग लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज को नया आईटी और ITES सेक्टर के हब के रूप में विकसित करने की पूरी रणनीति तैयार की हुई है। दोस्तों, देखा जाए तो आईटी सेक्टर में जहां नई टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन को क्रिएट किया जाता है, उनको मैनेज, स्टोर और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का काम किया जाता है, वहीं दोस्तों ITES सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है और गवर्नमेंट का मानना है कि यूपी के 5 जिले IT और ITES क्षेत्र में राज्य के विकास के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगे, जिससे यूपी का ब्रेन ड्रेन रुकेगा, यानी कि प्रतिभाशाली बच्चों को यूपी के अंदर ही कैरियर के बेहतर अवसर मिल पाएंगे। दोस्तों, देखा जाए तो NCR, नई दिल्ली और गुरुग्राम के नजदीक होने के कारण गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा का क्षेत्र पहले से ही आईटी हब के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। लेकिन यूपी गवर्नमेंट इसको केवल इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का आईटी हब बनाना चाहती है। साथ ही यूपी को देश का आईटी हब बनाने की दिशा में गवर्नमेंट स्टेट के सभी मंडलों में एक आईटी पार्क बनाने जा रही है, जिससे न केवल राज्य में इन्वेस्टमेंट आएगा बल्कि रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। देखा जाए तो आगरा, गोरखपुर, वाराणसी और बरेली में आईटी पार्क का कंस्ट्रक्शन जल्दी कंप्लीट होने वाला है, जबकि मेरठ, प्रयागराज और कानपुर में आईटी पार्क का विकास काम अभी शुरू हो गया है और अगले 2 सालों में राज्य के सभी प्रमंडलों में आईटी पार्क शुरू करने की तैयारी की जा रही है।
दोस्तों आईटी पार्कों में आईटी कंपनियों की जरूरत से जुड़ी सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। देखा जाए तो आईटी एंड स्टार्टअप पॉलिसी 2017 के तहत अब तक 5,642.30 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है। साथ ही 2017 से 2022 तक 43,780 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं और फ्यूचर में आईटी पार्क युवाओं के लिए रोजगार के और भी अधिक अवसर प्रदान करेंगे। दोस्तों इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट ने लखनऊ को देश की पहली एआई सिटी के रूप में डेवलप करने की घोषणा की है और कभी सिर्फ लेदर के लिए फेमस रहे कानपुर को रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी हॉटस्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है। दोस्तों यूपी को टॉप क्लास इंजीनियर प्रोवाइड कराने के लिए आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, एनआईटी और IIIT जैसे बड़े संस्थानों ने भी कमर कस ली है। साथ ही देखा जाए तो बुंदेलखंड को भी आईटी सिटी बनाने की तैयारी चल रही है। दोस्तों बुंदेलखंड लंबे समय से यूपी की विकास धारा से अलग रहा है, लेकिन आईटी केंद्र बनने से न केवल वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि इस रीजन के ओवरऑल डेवलपमेंट में भी हेल्प मिलेगी। ऐसे में दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर यूपी सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया की भी नजरों में आ जाएगा। साथ ही ये बात आप भी जानते हैं कि भविष्य इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है और आज दुनिया की इकोनॉमी कहीं न कहीं आईटी पर ही निर्भर है। ऐसे में यूपी आईटी सेक्टर पर काफी काम कर रहा है जो आने वाले टाइम में यूपी के डेवलपमेंट में काफी मददगार भी साबित होगा। दोस्तों यूपी का इंडिया के सबसे रिचेस्ट स्टेट बनने का सपना तब सपना ही रह जाएगा यदि यूपी में इन्वेस्टर्स ने बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट नहीं किया तो। और दोस्तों ऐसा ना हो इसके लिए यूपी गवर्नमेंट कई तरह के इन्वेस्टर समिट को यूपी में ऑर्गेनाइज करा रही है। देखा जाए तो फरवरी 2023 में लखनऊ में हुए उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यूपी को 33.50 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिले और अनुमान लगाया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में लगभग 93 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगा। दोस्तों यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक इस इन्वेस्टमेंट का यूज केवल कुछ ही क्षेत्रों और हिस्सों में नहीं बल्कि हर एक जिले में होगा और इस समिट इसलिए भी खास रही क्योंकि इसमें 1000 से ज्यादा विदेशी प्रतिनिधियों सहित 25,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दोस्तों देखा जाए तो शिखर सम्मेलन में नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, इटली और मॉरिशस के साथ टोटल 40 कंट्रीज के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। साथ ही नेशनल इन्वेस्टर्स ने भी यूपी में इन्वेस्ट करने का ऐलान किया है। देखा जाए तो आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला ने सीमेंट, धातु, रसायन और वित्तीय सेवाओं और रिन्यूएबल एनर्जी में 25,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात कही है। साथ ही दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो रिटेल और रिन्यूएबल एनर्जी में 75,000 करोड़ के निवेश की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि निवेश से राज्य में 1 लाख से अधिक नौकरियां पैदा होंगी और गरीब परिवारों के लिए क्वालिटी एजुकेशन के साथ ही अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए जियो स्कूल और जियो एआई डॉक्टर जैसी पहलों के पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करने की बात कही है। दोस्तों बस इतना ही नहीं, मुकेश अंबानी ने दिसंबर 2023 तक यूपी के हर गांव कस्बे को 5G से लैस करने की बात कही है। देखा जाए तो टाटा समूह ने रिलीजियस और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में होटल इंडस्ट्री में भी निवेश करने की बात कही है। साथ ही ब्रिटिश रक्षा मंत्री एलेक्स चाक ने यूपी में डिफेंस वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है और उन्होंने एरोस्पेस और मेडिकल सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल दिए हैं। ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो डेफिनेटली ये सारे इन्वेस्टमेंट यूपी की इकोनॉमी को बूस्ट करने में अपना रोल प्ले करेंगे। दोस्तों बेहतर और स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमी की वेन्स के समान है। जिस तरीके वेन्स में किसी भी तरह का बैरियर पूरी बॉडी के फंक्शन को बाधित कर देता है, कुछ वैसा ही ट्रांसपोर्टेशन के साथ भी होता है। दोस्तों इकोनॉमी तब स्मूथली रन करती है जब कच्चे माल और तैयार माल की आवाजाही समय पर हो और दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक हब क्षेत्रों की यही सबसे मेन क्वालिटी होती है। दोस्तों इसीलिए उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बेहतर और स्थायी बनाने के लिए सरकार एक मजबूत बुनियादी ढांचे के साथ साथ तेज परिवहन मार्ग को बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। देखा जाए तो पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ओर से सड़कों और एक्सप्रेसवेज पर ध्यान दिया गया है। दोस्तों यूपी में अब देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे नेटवर्क है। साथ ही यूपी के हर क्षेत्र को आपस में जोड़ने के लिए और उनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए मौजूदा समय में 5 बड़े एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं, जिसमें पहला है गंगा एक्सप्रेसवे, दूसरा है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, दोस्तों तीसरा है कानपुर आउटर रिंग रोड, दोस्तों चौथा है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे और 5वां है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। दोस्तों इन सब के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्वांचल लंबे समय से विकास की धारा से पिछड़ा रहा है और अगर उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे रिच स्टेट बनना है तो अपने हिस्से को और बेहतर करना होगा। देखा जाए तो उसको विकास की मुख्य धारा में लाना होगा, जिसके लिए हाल ही में 10,000 करोड़ रुपीस के 18 प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन हुआ है।
जो गोरखपुर सहित पूर्वांचल के कई जिलों को आपस में जोड़ने का काम करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा 810 करोड़ रुपीस की कुल 6 NHAI प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया जा चुका है, जबकि 9200 करोड़ रुपीस की 12 और NHAI परियोजनाओं की आधारशिला रखी जा चुकी है। साथ ही दोस्तों, यूपी जो एक वैश्विक हिंदू आस्था का केंद्र बन चुका है, ऐसे में भारत और दुनिया भर से टूरिस्ट को आने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए हवाई अड्डों का भी निर्माण तेजी से किया जा रहा है। देखा जाए तो एक्सप्रेसवे और हवाई अड्डे श्रद्धालुओं की आवाजाही के अलावा एक्सपोर्ट्स के लिए भी कारगर साबित होंगे। दोस्तों, साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जहां केवल 2 हवाई अड्डे चालू थे, वहीं आज 9 हवाई अड्डे चालू हैं, जबकि अन्य 8 हवाई अड्डे लगभग तैयार हैं। साथ ही दोस्तों, 4 और एयरपोर्ट्स पर काम जारी है। ऐसे में दोस्तों, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और कुल 21 हवाई अड्डे होंगे। साथ ही देश के टोटल एक्सप्रेसवे का 37.7% यूपी में ही मौजूद है और परिवहन की इन्हीं बेहतर सुविधाओं के चलते यूपी का निर्यात भी बढ़ा है। दोस्तों, इन सब के अलावा यूपी गवर्नमेंट नोएडा में फिल्म सिटी का निर्माण कर हिंदी फिल्म सिटी जो पहले सिर्फ मुंबई में ही मौजूद थी, उसको यूपी में शिफ्ट करने का प्लान बना रही है। देखा जाए तो मुंबई की ग्रोथ में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है और दोस्तों, इंडस्ट्री अकेले 1 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में लोगों को रोजगार मुहैया कराती है। ऐसे में देखा जाए तो यूपी गवर्नमेंट की पहल न केवल यूपी में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाएगी, बल्कि बड़ी मात्रा में वैश्विक टैलेंट को यूपी में लेकर आएगी। साथ ही साथ आज जहां मुंबई विश्व भर में अपने फिल्म उद्योग के लिए जाना जाता है, भविष्य में यूपी का नोएडा भी ऐसे ही जाना जाएगा। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स और टूरिज्म के अलावा यूपी अपने क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त कर इन्वेस्टर्स और व्यापारियों को सेफ फील कराने में भी कामयाब रहा है। देखा जाए तो यूपी पहले जहां रंगदारी, गुंडागर्दी और बदमाशों का अड्डा हुआ करता था, आज वहीं यूपी में पूरी तरीके से शांति है। आज यूपी में लोग अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से रन कर पा रहे हैं। साथ ही ये सच है कि यूपी में जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, यूपी कुछ ही सालों में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। साथ ही 2047 तक यूपी भारत का सबसे रिचेस्ट स्टेट भी होगा। साथ ही एक्सपोर्ट्स में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। हालांकि दोस्तों, इसके पीछे एक छोटी सी शर्त है और वो शर्त ये है कि यूपी की लगभग इस 22 करोड़ की जनसंख्या को नियमित करना होगा। देखा जाए तो गवर्नमेंट को इस बड़ी संख्या को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए अभी और भी कई प्रयास करने होंगे। साथ ही दोस्तों, 22 करोड़ की जनसंख्या में एक बड़ा वर्ग नौजवानों का है। हालांकि यूपी सरकार आने वाले सालों में बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम है, लेकिन दोस्तों फिर भी इतनी बड़ी मात्रा में नौजवानों को नियमित करने के लिए गवर्नमेंट को स्किल सेक्टर और रोजगार के नए क्षेत्रों के सृजन पर बल देना होगा, ताकि ये नौजवान खुद सफल होकर अपनी सफलता से यूपी के साथ देश की सफलता में योगदान दे। दोस्तों, आखिर में हम बस यही कहेंगे कि उत्तर प्रदेश जो एक लंबे टाइम से जाति व्यवस्था, सांप्रदायिकता यानी कि कम्युनलिज्म और गुंडागर्दी की मार झेल रहा था, वो आज काफी बेहतर स्थिति में खड़ा है और अपने साथ साथ भारत को भी सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है। देखा जाए तो आने वाले समय में भारत के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के विजन में सबसे बड़ा हाथ यूपी का ही होने वाला है। और दोस्तों, जिस गति से IT, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और बाकी के सेक्टर्स में वर्क हो रहा है, ऐसे में कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यूपी जो आजादी के समय भारत के सबसे गरीब स्टेट में से एक था, वो यूपी आजादी के 100 सालों के बाद भारत के सबसे अमीर स्टेट में से एक होगा। दोस्तों, बारी है आज के सवाल की। आपको ये बताना है कि क्या यूपी अपने इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगा या नहीं। आप अपने जवाब हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कारण सहित लिख सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जी भाई, आप लोगों ने जैसा कि वीडियो देखा, अब हम शुरू से बात करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्रशासन की बात कर लेते हैं। और यूपी में योगी जी की गवर्नमेंट आने के पहले प्रशासन का क्या हाल हुआ करता था और अब क्या हाल है। अब आए दिन देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी माफिया हैं, जिस भी प्रकार के माफिया हैं, चाहे वो भू माफिया हों या अन्य प्रकार के माफिया हों, उनका क्या हाल हो रहा है। वो तो बाहर जा रहे हैं, इस वजह से इन्वेस्टमेंट भी आएगा और लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। और दूसरा देख ले तो IT हब बनाने के लिए जो बात कर रहे हैं, ये एक अच्छी पहल है। खासकर जो ग्रेटर नोएडा में था, हम लोग बस उसी के बारे में जानते थे और अब 4 जगह के लिए और कह रहे हैं, जैसे कि हो गया यहाँ प्रयागराज में, अपने कानपुर, बनारस और लखनऊ में, ये 4 जगहों में बनाएंगे तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और बात कर लें IT हब की, क्योंकि IT हब से जो होता है वो आने वाला समय ही पूरा
एआई का युग होगा। तो अगर आईटी हब बनता है तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा लोगों को इससे हो सकता है। और तीसरा जो कह रहे हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो भाजपा के गवर्नमेंट में ये हमने अक्सर देखा है कि वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ज़्यादा जोर देते हैं, चाहे वो अटल जी की सरकार हो या फिर केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इन सब में ज़्यादातर देखा जाए तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। देखिए आज कितने ज़्यादा हाईवेज़ और रोड का कितना ज़्यादा काम हो रहा है और दोगुनी गति से हो रहा है, ये भी देखने वाली बात है। और देखा जाए तो भारत में करीब 4 एक्सप्रेसवे हैं और भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे भी यूपी में ही है। और एक और पॉइंट है इसमें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट की, ये भी एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि लोगों के अगर ज़िले में ही रोज़गार मिल जाएगा उनको बाहर दूसरे प्रदेशों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसके तहत जो वन डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट में जो चीज़ें फेमस हैं उसको लेकर के जो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और उसको देश के अन्य कोने में भी और विदेश में भी जो इसका एक्सपोर्ट करने की बात हो रही है, इससे भी रोज़गार के अवसर तो मिलेंगे ही, खासकर यूपी की बहुत ज़्यादा आमदनी भी बढ़ेगी। और जो 5वां पॉइंट है पर्यटन का देख लें हम तो यूपी में काफ़ी अच्छे पर्यटन स्थल हैं, लेकिन आज तक पता नहीं गवर्नमेंट का इस पे क्यों नहीं ध्यान गया है कि जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनको अच्छे से विकसित किया जाए, जो आसपास के इलाके हैं उनको भी विकसित किया जाए। इससे रोज़गार तो बढ़ेगा ही और लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इससे। और योगी जी का देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं पर्यटन स्थलों पर, ख़ासकर धार्मिक पर्यटन स्थलों पर, उस पे काफ़ी ज़्यादा निवेश किया जा रहा है, जो कि अभी नहीं 2-4-5 साल बाद उसका असर देखने को बहुत तेज़ी के साथ मिलेगा। और जो फिल्म सिटी बनाने की बात हो रही है, ये भी एक अच्छा पहल है, क्योंकि एक फिल्म बनाने में जितने ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होती है, ये भी तो एक रोज़गार का ही तो ज़रिया है। और जहाँ पर फिल्में बनेंगी, जहाँ पर शूटिंग होगी, वहाँ पर देखिए वहाँ का भी इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे विकसित होगा। बाकी जो देश का नंबर 1 राज्य बनने की बात है, उसमें अभी टाइम लगेगा, हो सकता है पूरा 100% नहीं कह सकते, लेकिन कह सकते हैं कि हाँ, अगर ऐसा ही काम चलता रहा तो एक न एक दिन ज़रूर वो नंबर 1 पोजीशन पे आ जाएगा। बाकी इस वीडियो के अबाउट आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या इन सब बातों से सहमत हैं या नहीं? अगर नहीं सहमत तो आप कमेंट बॉक्स में कारण बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसी तरीके नए वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।